हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया ही होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो आज की जो है हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर की क्लास 3 है। 11th क्लास का जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड क्लास 3। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और क्लासेस के मुकाबले में, बट इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो चैप्टर का पोर्शन है वो कवर हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा इस क्लास में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये एक्सप्लेन किया था कि जो इनकम होती है, इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है आपकी, बढ़ती है ना। ये हम पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं कि इनकम जब बढ़ेगी तो डिमांड भी आपकी बढ़ेगी। फिर मैंने आपसे बोला था पिछली क्लास में कि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। ठीक है, कि इनकम बढ़ने पर डिमांड नहीं बढ़ती है, इसका कुछ एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनमें इनकम बढ़ने पर डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जिसमें इनकम बढ़ने पर जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, डिमांड कम हो जाती है। तो ये हमारे गुड्स हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इन्फीरियर गुड्स का, कंपैरिजन में लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो इस वजह से जो है कंज्यूमर अब इन गुड्स को छोड़कर थोड़े इससे लग्जरियस गुड पे जाना चाहता है। ठीक है, हम इसको लो क्वालिटी गुड्स बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बच्चे अपने एग्ज़ाम में आंसर भी लिखते हैं कि इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या जो इन्फीरियर गुड्स हैं वो लो क्वालिटी गुड्स हैं। नहीं, इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स नहीं हैं। क्योंकि इनकम बढ़ जाती है तो इस वजह से कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है और वो जो है वो कुछ अलग लग्जरियस गुड्स पे जाना चाहता है। ठीक है, पढ़ते हैं टॉपिक में। इन इकोनॉमिक्स एंड इन्फीरियर गुड्स आर गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज व्हेन कंज्यूमर इनकम राइजेस। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे डालडा हो गया। ठीक है, वीट घी के कंपैरिजन में डालडा, वीट के कंपैरिजन में बाजरा। तो अब क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से पहले लोग क्या कंज्यूम कर रहे थे, पहले कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था घी, वो डालडा। अब उसकी इनकम बढ़ गई है तो अब उसने क्या करा, डालडा की डिमांड को कम कर दिया और उसने घी परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो दूसरे गुड्स पे स्विच हो जाता है। In economics, an inferior goods is a good whose demand decreases when consumer income rises, और डिमांड इंक्रीजेस, और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जब कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, फॉल होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इनके बीच में कैसा इनकम इफेक्ट है बताइए, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। तो इसमें आप एक पॉइंट एडिशन ये लिख सकते हैं, अगर ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। ठीक है, और नॉर्मल गुड्स में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो है ये एक्सेप्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सेप्शन है। ये जो हमने डिमांड फंक्शन पढ़े थे उसमें मैंने इनकम के बारे में बताया था और फिर साथ में ये भी बोला था कि आगे कुछ एक्सेप्शन आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो उसी के बाद मैंने ये टॉपिक कंटिन्यू करा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है गाइस, ओके। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अनलाइक नॉर्मल गुड्स फॉर विच द अपोजिट इज़ ऑब्जर्व। ठीक है, अपोजिट यानी कि जब इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। ओके, ये पढ़ देती हूँ पूरा मैं आपके लिए। अपोजिट इज ऑब्जर्व, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड फॉर विच डिमांड राइजेस एज कंज्यूमर इनकम राइजेस। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही आसान टॉपिक है। आसान क्या है, ये आप लोगों को ये टॉपिक आता है। ठीक है, कई बार मैं पहली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। जो स्टार्टिंग की क्लास मैंने स्टार्ट करी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करी है। ठीक है, तो ये आप लोग सब जानते हैं, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, और प्राइस घटते हैं तो डिमांड
बढ़ जाती है। भाई एज अ बायर आप सोचो, कोई किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा करोगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझें कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है। और आगे मैंने क्या बताया था, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ये भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देयर इज़ नो चेंज इन अ टेस्ट एंड देयर इज़ नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अदर थिंग का मतलब, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये है। सेट्रस पैरेबस इसकी मैंने टर्म भी बताई थी। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट विद द इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेज एंड विद द डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब यह क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ डिमांड का एक शेड्यूल और एक डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं बनाओगे तो 1-2 नंबर इस चीज़ के काट सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल और डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेगा। बताने की क्या बात है, बहुत ही आसान। पहले तो ये प्राइस और डिमांड, ठीक है, ये इसके बाद आपको बनाना है। प्राइस थे 1, डिमांड थी आपकी 5। अब प्राइस कितने हो गए, बढ़ गए, 5 हो गए, तो डिमांड क्या हो गई आपकी, कम, ठीक है। ये तो हमने अभी तक पढ़ा है। तो ये आपको साथ में ही मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। भाई पहले जब प्राइस 1 थे, ये यहाँ पर आएगा आपका प्राइस और यहाँ पे आएगी आपकी डिमांड। तो जब प्राइस 1 थे तो डिमांड कितनी थी आपकी 5, प्राइस बढ़ के हो गए 5, ठीक है। तो डिमांड क्या हो गई आपकी 1, डिमांड आपकी 5 से 1 कम हो गई और प्राइस 1 से 5 बढ़ गए, ठीक है। ये इस तरीके से आप डायग्राम दिखा दीजिएगा डिमांड का, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली ये सब नहीं दिखाना चाहते हैं तो केवल डायग्राम दिखा देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम बनेगा आपका सीधा प्राइस, डिमांड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, इतना भी कर देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये भी लिखा है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा और फ्यूचर की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई फ्यूचर में कुछ प्राइस चेंज हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब भी पूछे एग्ज़ाम में कि देयर इज़ शिफ्ट इन डिमांड, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स चेंज इन डिमांड। एंड वेन एवर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि देयर इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट मीन्स मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब होता क्या है, ये तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया भाई। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड को हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होते हैं और अदर थिंग कैसी रहती है, कांस्टेंट। जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है बिल्कुल सेम वैसे ही अप्लाई होगा कि भाई अदर थिंग यानी कि टेस्ट चेंज होगा, प्रेफरेंसेस चेंज होगी, सॉरी अदर थिंग कैसी रहेंगी, कांस्टेंट, ठीक है। प्राइस में कोई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन किस में चेंज आएगा, प्राइस में चेंज होगा, ठीक है। और जब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसे बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आप इंक्रीज़ मत बोल दीजिएगा, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो दूसरे कॉन्सेप्ट का वर्ड है। जब डिमांड बढ़ेगी तो बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और जब डिमांड कम होगी तो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका पहला नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, प्राइजेस में चेंज होते हैं और अदर थिंग कैसी रहती हैं, कांस्टेंट। और यहाँ पर डिमांड बढ़ती है तो बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और जब डिमांड घटती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब इस टॉपिक पे आते हैं चेंज इन डिमांड।
इसका दूसरा नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसमें प्राइस आपके कांस्टेंट रहेंगे, बिल्कुल अपोजिट, उसमें प्राइस चेंज हो रहे थे, इसमें प्राइस कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, और अदर थिंग चेंज होगी, यानी कि अब टेस्ट चेंज होगा, टेस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डिमांड शिफ्ट होगी, टेस्ट डिक्रीज होगा तो भी डिमांड शिफ्ट होगी, ये देखेंगे कि कहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है। और जब यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी तो उसे बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। यहाँ पर क्या बोल रहे थे, इधर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और इस पॉइंट पर अगर चेंज इन डिमांड में डिमांड बढ़ेगी तो बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड घटेगी क्वांटिटी डिमांडेड में तो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यहाँ पर बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में हमने बोला एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली चीज़ बताई, यहाँ पर प्राइस चेंज होंगे और डिमांड और अदर थिंग कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन में प्राइस, एक्सटेंशन डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस क्या होते हैं, कम। तो 5 to 1 हो गए तो डिमांड आपकी क्या हो गई, 1 to 5। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, प्राइस पहले थे 1, फिर प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो डिमांड क्या हो गई, 5 से क्या हो गई, 1। तो इसमें तो सेम ही कर्व बनेगा जैसे हम बनाते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसमें जो है चेंजेस आएंगे, इसमें जो है हमारा कर्व चेंज हो सकता है। देखो इसमें हमने क्या एजम्पशन ली थी, इसमें प्राइस कैसे रहते हैं, कांस्टेंट, तो यहाँ पे टेबल में हमने प्राइस कांस्टेंट दिखा रखे हैं, और जब इंक्रीज़ हो रही है डिमांड तो डिमांड इंक्रीज़ होती हुई दिखा रखी है। ये डिमांड किसी भी रीज़न से इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे टेस्ट आपका फेवरेबल हो गया, ठीक है, और डिक्रीज़ किसी भी रीज़न से हो सकती है, जैसे कि आपका टेस्ट अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। ये प्राइस को छोड़कर जो आगे हमने जो पॉइंट पढ़े थे उन किसी कारणों की वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, ठीक है गाइस। अब ये मैंने बता देती हूँ कि भाई डिमांड डिक्रीज़ कब होगी। अब कारण ना मैंने बोले थे पीछे, तो डिक्रीज़ किस वजह से होगी, जब इनकम, कंज्यूमर की इनकम कैसी हो जाएगी, डिक्रीज़। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेस्ट कैसा हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, ठीक। और क्या बोलते हैं, कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन, यहाँ पे इंक्रीज़ लिखा है, दैट्स रॉन्ग, इट्स नॉट इंक्रीज़। नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जब डिक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंक्रीजेस के क्या कारण हैं, कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड। तो यहाँ पर इंक्रीज़ इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट फेवरेबल हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस घट जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। और इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब हमने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ लिया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। अब स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो भाई डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिमांड का पूरा डायग्राम एक बार फिर से बताती हूँ, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों जाता है, इसके क्या कारण है। तो आते हैं, देखिए प्राइस और डिमांड, इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस 1 थे, डिमांड आपकी 5 थी, प्राइस कितने हो गए, बढ़ गए, 5 हो गए, डिमांड कितनी हो गई, बढ़ गई। तो क्या बोला है इन्होंने, जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है, घटती है, इन्वर्स रिलेशनशिप। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम, एक्स वाई, एक्स वाई में प्राइस और एक्स में डिमांड, ठीक है। तो प्राइस पहले 1 थे तो आपकी डिमांड कितनी थी, 5, प्राइस कितने हो गए, 5, तो डिमांड हो गई आपकी 1। प्राइस बढ़ने से डिमांड आपकी हो गई, तो ये हो गया स्लोप्स डाउनवर्ड। अब क्वेश्चन पूछा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हम बताते हैं क्यों होता है ऐसा।
इसमें ये 5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे जब भी ये पूछा जाएगा कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो ये 5 पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे। कौन सा है? सबसे पहला बोला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके लिए एक अलग से चैप्टर भी है, लेकिन इसमें इसका थोड़ा ब्रीफ लिटिल इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो क्या है बोल रखा है, लॉ ऑफ, वो लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ का कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेंगे तो डिमांड आपकी क्या होगी? डिमांड उसकी कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि उस गुड्स के कंजम्पशन इंक्रीज़ करने की वजह से जो उसका सेटिस्फेक्शन है उससे नेक्स्ट और जो यूनिट है उससे जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि भैया हम सुबह सुबह उठे, हमें चाय पीने की आदत है, ठीक है, तो हमने क्या पिया, स्टार्टिंग में पहला कप जो पिया चाय का बहुत ही टेस्टी लगा हमें। अब क्या हुआ, वही एक चाय पी हमने, उसके तुरंत बाद, ये नहीं कि अगले दिन, उसके तुरंत बाद अगर हमें दूसरी चाय मिल जाएगी, क्या वो हमें उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी हमें पहली चाय अच्छी लगी है? नहीं। तो आंसर इसका है नहीं, वो हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बोला गया है कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है उससे जो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो बहुत ही मतलब आगे आगे कम होता जाता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ करो आप किसी डेजर्ट एरिया में गए हो, बहुत ही भयंकर प्यास लगी है आपको, बहुत ही तेज़ प्यास लगी है, तो आप पहली बार जो एक गिलास पानी का पियोगे वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन नेक्स्ट आप जो ग्लास पियोगे वो क्या कम अच्छा लगेगा। अब आप पीते चले जाओगे, क्या ग्लास पानी का पीते चले जाओगे, तो जब तक आपको जो सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक आप पी लोगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कुछ ज़्यादा पानी पी लोगे तो उल्टी भी हो सकती है ना। तो क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट विद द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, यूटिलिटी मतलब उससे जो सेटिस्फेक्शन है, उससे जो हमें फ़ायदा है, डिराइव फ्रॉम इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, यूटिलिटी कम होती जाएगी। और कंज्यूमर कब चीज़ को ख़रीदेगा? जब उसके प्राइस उसको बहुत ही कम मिल रहे होंगे, ज़्यादा मिल रहे होंगे तो फिर वो उसको नहीं ख़रीदेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, डिफरेंट यूजेस। अब इस एग्जाम्पल को हम एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। डिफरेंट यूजेस, अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो चना, ठीक है, चना ग्राम, ठीक है। अब चने को हम यूज़ कर सकते हैं, इसके डिफरेंट यूजेस क्या हो सकते हैं चने के? एक तो ये हॉर्स कंजम्पशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, भाई घोड़े को भी हम चने खिलाते हैं और हम लोग भी चने खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घोड़े खाते हैं तो हम नहीं खाएंगे ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो जो ग्राम है वो 2 लोगों के लिए यूज़ होता है, दो नहीं और भी लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने दिखा रखा है हॉर्स भी कंज्यूम करता है डिमांड और ह्यूमन भी कंज्यूम करता है ग्राम को। लेकिन अब क्या हुआ, जो चने हैं उसके प्राइस बढ़ गए, ठीक है, ग्राम के प्राइस बढ़ गए, तो अब क्या करें? अब क्या करें बताओ? क्या ये हम घोड़े को भी खिलाएं और हम भी खाएं? तो फिर तो हमारे बजट से बाहर जाएगी। तो हमने क्या करा, ग्राम का कंजम्पशन लिमिटेड कर दिया केवल ह्यूमन के लिए। यानी कि इसमें क्या दिखाया गया है कि जब प्राइस बढ़े तो जो उसके यूजेस थे, पहले क्या क्या किसके लिए यूज़ हो रहा था? हॉर्स के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, ठीक है। तो उसके डिफरेंट यूजेस को हमने क्या कर दिया, प्राइस बढ़ने की वजह से कम कर दिया। यूजेस कम हो गए तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा, अगर प्राइस कम होते हैं तो बोलेंगे घोड़ा भाई तू भी खा और हम भी खाते हैं, ठीक है। तो उसके यूजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अभी तक 2 पॉइंट क्लियर हुए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिफरेंट यूजेस, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट यूजेस कंप्लीट हो गया। डिफरेंट यूजेस, इफ़ कमोडिटी हैव डिफरेंट यूजेस देन इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर विल यूज़ इट लेस।
for different purpose. As a result, demand will increase and vice versa. Example मिल्क का भी ले सकते हैं ना. पहले हम मिल्क के प्राइस कम थे तो हम उसमें दही भी बना रहे थे, मिठाई भी बना रहे थे, पनीर भी बना रहे थे. लेकिन अब क्या प्राइस उसके बढ़ गए तो हमने क्या करा, लिमिटेड कंजम्पशन, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसके ऑल्टरनेटिव्स हमने बनाने बंद कर दिए. नेक्स्ट, साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे समझिए कि जैसे सेब है. ठीक है, तो पहले क्या हुआ, लिमिटेड लोग जो हैं उसको सेब को कंज्यूम करते थे. अब क्या हुआ, प्राइस जो हैं सेब के कम हो गए. जैसे सर्दियों में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, सेब के प्राइस कम हो जाते हैं. तो पहले तो लिमिटेड लोग ही सेब खाते थे, ठीक है, जो अफोर्ड कर पाते थे. लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से जो लोग सेब पहले नहीं खा रहे थे तो क्या उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो गई. ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ यूज़र हैं वो आपके बढ़ जाएंगे और आपकी डिमांड भी उस वजह से बढ़ जाएगी. ठीक है, अब आते हैं आगे. इसका ऑल्टरनेटिव ये मैं पढ़ के दिखा देती हूँ एक बार, और समझ आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है. इफ़ साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीजेज द डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. इसको लेकिन प्राइस से लिंक करना है. ठीक है, प्राइस बढ़ने की वजह से साइज़ कम हो गया, डिमांड कम हो गई. प्राइस घटने की वजह से साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई. आगे, इनकम इफ़ेक्ट. अब ये जो है टेक्निकल टॉपिक है तो इसे हम ऐसे ही समझेंगे जैसे हम और टॉपिक समझते हैं. इनकम इफ़ेक्ट. ठीक है, इधर इसी स्लाइड पे हम समझेंगे इनकम इफ़ेक्ट. फिर इसके बाद आपकी सिर्फ एक क्लास बचेगी. ठीक है, और वो भी आज वाली क्लास लंबी हो रही है तो वो क्लास जो है वो बहुत ही शॉर्ट होगी क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बच जाएगा. ठीक है, तो फिर हमारे जो है ये डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो हम पढ़ रहे हैं इनकम इफ़ेक्ट. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम है वो है 10,000. ठीक है, और कोई वो गुड्स लेके आता है, उसका प्राइस होता है 1,000 रुपये. ठीक है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 10,000, और जो स्टैंडर्ड जो यूनिट का प्राइस है वो कितना है, 1,000 रुपये. अब हुआ क्या, रियल इनकम कैसे निकलेगी, जो ये प्राइजेज़ हैं जो हमने गुड्स ख़रीदा है उसको लेस करके. तो रियल इनकम क्या हो गया, 1,000 रुपये आपने माइनस कर दिया तो कंज्यूमर के पास बचे 9,000 रुपये. ठीक है, ओके. अब क्या हुआ, गुड्स के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए, 2,000 हो गए. ठीक, तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, अब 9,000 और किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते थे. अब प्राइस बढ़ने की वजह से रियल इनकम कितनी रह गई, 8,000. कैसे, 10,000 में से 2,000 घटा दिए, रियल इनकम रह गई 8,000. अब 1,000 रुपये कम हो गए. अगर 1,000 रहते किसी चीज़ के प्राइस तो हम ज़्यादा 1,000 रुपये की ज़्यादा चीज़ खरीद पाते. लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से 1,000 रुपये अब हमारे पास कम बच रहे हैं, तो हम कम डिमांड कर पा रहे हैं. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली अगर हम इसमें देखें, प्राइस कम हो गए, ठीक, तो हमारे पास कितने बचे, 500 रुपये एक्स्ट्रा बच गए, 9,500. 500 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए. तो क्या कहा गया है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, कम, जिसकी वजह से वो डिमांड भी क्या करता है, कम. और प्राइस घटने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो बढ़ जाती है, इस वजह से वो डिमांड भी क्या करता है, ज़्यादा. ठीक है, ये आप नोट्स के साथ इसको आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया. इनकम इफेक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज एंड डिमांड विल डिक्रीज. As a result of decrease in price, real income of a consumer increases, thus demand will increase. ठीक है, ओके. आगे पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट. ये हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में पढ़ चुके हैं कि भाई अगर टी महंगी हो जाती है, टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो जिस चीज़ के प्राइस घटे हैं उसके लिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा. विद द इंक्रीज इन प्राइस, कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉर
अदर गुड्स, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर दैट गुड विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने पढ़ा था आपको वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम्स ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, डायग्राम ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम कुछ 2-3 डायग्राम देखेंगे, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और एक टॉपिक और बच जाएगा आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो वहाँ पर ये चैप्टर की समाप्त हो जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाती रहूं और फिर आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।